हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होती है, बायोलॉजी का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आज का टॉपिक है सेल। इसके अंदर हमारे टारगेट्स जो हैं क्या हैं आज का हमारा जो टारगेट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल यानी कि सेल क्या होती है, इसका क्या रोल रहता है बॉडी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। आज का हमारा ये टारगेट रहेगा। हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टार्ट करेंगे आज हम पढ़ना। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है? इन सेल मीन्स होता है कमरा, ठीक है। जी सेल होती है, सेल के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे सेल क्या होती है। सेल को बोला जाता है, सेल मीन्स होता है कमरा, ठीक है। सेल मीन्स क्या होता है? कमरा, यानी कि इसको रूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक टाइप का रूम होता है ये, जिसके अंदर छोटी छोटी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, हमारी बॉडी को बनाती है। ये सबसे पहले किसने बताया था हमें कि सेल से ही हमारी बॉडी बनी होती है, ठीक है। सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट कोच, यानी कि फादर ऑफ सेल किसे बोला जाता है? फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट कोच है, सॉरी रॉबर्ट हुक है, ठीक है। इन्होंने कब बताया था सेल के बारे में? इन 1665 के अंदर। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था सेल के बारे में, हमें बताया था। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। अब इन्होंने सेल को डिस्कवर किस तरह से किया था कि जो सेल होती है, एक पेड़ था, ठीक है, एक ट्री था। वो कौन सा ट्री था? एक कॉर्क ट्री था, ठीक है। कॉर्क नाम का एक ट्री था। उसकी क्या की थी इन्होंने, जो ट्री के ऊपर वाला जो तना होता है, यानी उसकी जो छाल होती है, उस छाल को निकालकर इन्होंने अपने हाथों से एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने इस कॉर्क ट्री की छाल को उसके नीचे रख के देखा था। और उसके बाद ही उन्होंने बताया था, इसके बाद उन्होंने इसके सेल के बारे में देखा था, यानी कि सेल देखी थी। कॉर्क जो ट्री होता है उसके अंदर जो छाल उसने उतारी थी उसकी, और उसके अंदर उसकी सेल इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखी है। तब इन्होंने पता चला था कि ये किसका स्ट्रक्चर है? सेल का स्ट्रक्चर है। और कैसी सेल बताया था इन्होंने? डेड सेल के बारे में बताया था, ठीक है। सबसे पहले किस सेल की खोज की थी इन्होंने? एक डेड सेल की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर इन्होंने खोज की थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ लिविंग सेल कौन है? फादर ऑफ लिविंग एक और साइंटिस्ट थे। फादर ऑफ लिविंग सेल के फादर किसे बोला जाता है? वो है एंटोन वॉन ल्यूवोन हुक थे, ठीक है। इन्होंने कब की थी? 1674 के अंदर इन्होंने एक लिविंग सेल के बारे में बताया। और इन्होंने किस चीज़ की स्टडी की थी? जो वाटर था, ठीक है, एक तालाब था, और उस तालाब के अंदर इन्होंने एक सेल पाई थी। कौन सी सेल थी? उस सेल का नाम है स्पाइरोगायरिया सेल, ठीक है। इन्होंने जो वाटर है उसके अंदर इस सेल को सबसे पहले देखा था। और ये सेल क्या थी? एक जीव की सेल थी जो समुद्र के अंदर रहते हैं, और उनकी सबसे पहले स्टडी की थी। तो इन्होंने नाम दिया था उसको स्पाइरोगायरा सेल, यानी कि एक लिविंग सेल बताया था कि इन्होंने एंटोन वॉन हुक ने बताया था। कब बताया था? 1674 के अंदर बताया था, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा है कि सेल क्या होती है। सेल मीन्स कमरा होता है, ठीक है। और इस कमरे के अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं? छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और वो ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग सिस्टम होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करती है सेल? क्या करती है? अकेले ही सारे जो फंक्शन होते हैं वो अपने आप खुद ही करती है, ठीक है। उसकी
कोई भी अगर उसे ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है, अपना फूड बनाना है, न्यूट्रिशन देना है, ठीक है, कोई भी एक्सक्रीट आउट करनी है चीज़, तो क्या करेगी, सेल उसको क्या करती है, खुद अपना काम खुद करती है, सेल ओनली। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट किसको बोला जाता है, सेल को बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सेल क्या होती है, सेल इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है, सेल होती है। यानी कि छोटी छोटी सेल्स ही मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और टिश्यू का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है, और एक ऑर्गन मिलकर क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस तरह से एक सिस्टम बनाता है, और पूरा सिस्टम मिलकर ग्रुप ऑफ सिस्टम क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी को बनाने का काम करते हैं। किसको बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए सेल को सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट बोला गया है, क्योंकि सेल क्या करती है, अपने सारे फंक्शन है जो अकेले खुद करती है, ठीक है। अब यानी किसी की और इसे नीड नहीं होती, सेल अपने आप ही सारा काम अपना कर लेती है, ठीक है। इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल ही मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं हमारी बॉडी में, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं एक सिस्टम को, और पूरा सिस्टम मिलकर हमारी एक बॉडी क्या होती है, तैयार होती है, ठीक है। ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, वो था हमारा रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। और एक जो लिविंग सेल थी उसके बारे में किसने बताया था, वो एंटोन वॉन ल्यूवेंहुक थे, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। सेल की थ्योरी दी थी, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में हमें बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सेल थ्योरी। यानी कि जब सेल को डिस्कवर किया गया था उस टाइम पर जो दो साइंटिस्ट आए थे, यानी कि जो दुनिया है, ठीक है, हमारी जो दुनिया है उसके अंदर क्या थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। यानी कि एक किसी और कोने के अंदर खोज कर रहा था एक साइंटिस्ट, और एक दूसरे कोने के अंदर खोज कर रहा था साइंटिस्ट, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, दोनों ने सेल के बारे में डिस्कस किया। जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था उन्होंने प्लांट की जो सेल होती है उसके बारे में बताया, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी सेल होती है, और सेल से ही क्या बनता है, प्लांट्स बनते हैं। और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करी थी, एनिमल्स, उसने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो यानी कि दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर जाकर किसकी खोज की है, सेल की खोज की है, और सेम चीज़ बताई है कि प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से बनते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी दी थी, जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे मैथियाज सेल्डन, ठीक है। मैथियाज सेल्डन ने कब की थी, ये बताया था 1838 के अंदर। इन्होंने क्या बताया था कि all plants are made up of cell। यानी कि जो सारे प्लांट्स हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। किसने, मैथियाज सेल्डन ने 1838 के अंदर थ्योरी दी थी कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट जो था, हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे, थियोडोर सैचवैन ने क्या बताया था, इन्होंने 1839 यानी कि सेम ही टाइम पे
ठीक है, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। सेम ही टाइम पे इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर क्या की थी, सेल के बारे में डिस्कस किया था और इन्होंने बताया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी जो एनिमल्स हैं वो भी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, यानी कि छोटी छोटी सेल से क्या बनाती है, एक एनिमल को बनाने में हेल्प करती है। तो ये थ्योरी दी थी, ठीक है। अब इन दोनों ने बता दिया कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं दोनों सेल से बनते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइम के बाद मॉडिफिकेशन की, एक अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो हमारे, उन्होंने भी एक थ्योरी दी, यानी कि जो बताया कि जो सेल होती हैं बॉडी के अंदर वो क्या करती हैं, यानी कि बॉडी से सेल बनती कहाँ से है, और इतनी सारी सेल्स यानी कि मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो कहाँ से आती है, ठीक है। तो उसने कुछ चेंजेस लाई इसके अंदर। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था, उन्होंने बताया, एक वर्ड यूज किया उन्होंने, ओमनी सेलुला ए सेलुलर, ठीक है। इन्होंने इस वर्ड का यूज किया कि ओमनी सेलुले सेलुलर। इसका मीन्स क्या था, इसका मीन था कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल, यानी कि जितने भी पुरानी जो सेल्स होती हैं और पुरानी सेल से ही क्या बनती हैं, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थ्योरी दी थी, और ये किसने कहा था, ये कहा था साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चर ने, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ये, ठीक है। कब बताया था, 1855 के अंदर, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेल्स कैसे बनती हैं, हमारी जैसे ये सेल है, एक सेल है, ठीक है, इसी सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि एक सेल दो सेल्स को बनाने में हेल्प करती हैं, और एक सेल जब दो सेल्स बनाएंगी तो आगे ये सेल्स भी क्या बनाएगी, टू सेल्स को बनाएगी। तो इस तरह से एक सेल से ही क्या हो जाती है, हमारी बहुत सारी सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर वो बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पुरानी सेल से क्या बनाती है, नई सेल्स को बनाने में हेल्प करती है। इन्होंने किसने बताई थी ये बात, ये रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी, 1855 के अंदर बताई थी, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी के अंदर तीन जो साइंटिस्ट थे उनका रोल रहा था। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या था, मिथ्याज सेल्डन थे, जिन्होंने 1838 के अंदर बताई थी, ठीक है। और नेक्स्ट थे थियोडोर सैचवैन थे, जिन्होंने 1839 के अंदर बताया, और 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, ठीक है। और उन्होंने ये वर्ड यूज किया था इसके लिए कि ओमनी सेलुलर सेलुलर, ठीक है, ओमनी सेलुला सेलुलर, ठीक है। क्या बताया था कि जो पुरानी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, नई सेल्स को बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। हमने कौन से साइंटिस्ट के बारे में अब तक पढ़ा है, हमने फर्स्टली पढ़ा था कि रोबोट कोच है, रोबोट हुक ने क्या किया था, एक डेड जो सेल होती है उसको डिस्कवर किया था, और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, वो किया था एंटोन वॉन ल्यूहुक ने किया था। और सेल थ्योरी के अंदर हमने तीन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, मैथ्याज सेल्डन के बारे में बताया, ठीक है, और रोडोल्फ विर्चो के बारे में बताया, और थियोडोर सैचवैन के बारे में हमने बताया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्या वो सारी एक जैसी प्रेजेंट होती है, या उनकी शेप के अंदर कोई भी चेंजेस आता है या नहीं आता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हर टाइप की, अलग अलग साइज की, अलग अलग फंक्शन करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, इनका टाइप कैसा होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इन टाइप्स ऑफ सेल के अंदर क्या होती है, हर एक जो जितनी भी सेल है बॉडी के अंदर, हर एक सेल की शेप, उनका साइज और उनका फंक्शन क्या होता है, अलग होता है। तो टाइप्स ऑफ सेल के अंदर फर्स्ट है, यानी कि डिफरेंट क्या होता है उनका, डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जैसे
आरबीसीज हैं, आरबीसीज का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ जो मसल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, हर एक सेल का क्या होता है अलग तो फंक्शन होता है और अलग ही क्या होता है उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं कि सारी सेल्स हैं वो एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे आरबीसीज हैं, यानी कि इनकी शेप मान लीजिए आप ऐसी होती है, ठीक है, अंदर से थोड़ी ये चपटी होती है, अंदर धसी होती है, ये हमारी आरबीसीज है, ठीक है। और हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। और कुछ हमारे जैसे न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन सेल है, ठीक है, इनका फंक्शन भी अलग है। और ये क्या कौन सी सेल है, ये है हमारी स्मूथ सेल, स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। और न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, ये इस टाइप से होते हैं न्यूरॉन्स, इस टाइप से न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे लंबी जो सेल होती है ना वो न्यूरॉन ही होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये न्यूरॉन है। और ये क्या करते हैं, जैसे आरबीसीज क्या करती है, ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम करती है, यानी ऑक्सीजन लेती है बॉडी के अंदर और क्या करती है, ऑक्सीजन लेकर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करती है। और स्मूथ जो मसल होती है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करती है मसल्स की, ठीक है। इसका अलग फंक्शन होता है, इसकी शेप भी अलग है और इसकी भी शेप अलग है और इसका फंक्शन भी अलग होता है। और जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन भी हमारी बॉडी के अंदर इसकी शेप भी अलग होती है, और न्यूरॉन क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है मैसेज को, ठीक है, ट्रांसफर करती है मैसेज को, यानी कि जितनी ज़्यादा लंबी न्यूरॉन होगी उतनी ही जल्दी मैसेज को क्या करवाएगी, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगी। कैसे, जैसे कि अगर न्यूरॉन्स का साइज छोटा होगा, अगर मैं खुद को बोलती हूँ कि मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे न्यूरॉन लिखना है, ठीक है, यानी कि जितनी छोटी न्यूरॉन होगी तो मैसेज है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा, जितनी छोटी न्यूरॉन होगी तो उतना ही डिले क्या होगा, हमें मैसेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आने तक, यहाँ तक आने में क्या करेगा, मैसेज टाइम लेगा आने में, बॉडी को बताने में कि आपको क्या करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, क्या रिस्पॉन्स करना है, कोई भी बाहर की एक्टिविटी स्टिमुलाई को देखकर, ठीक है, तो वो न्यूरॉन की हेल्प से होगा। अगर जितनी ज़्यादा लंबी न्यूरॉन्स होंगी, हमारी बॉडी के अंदर 1 मीटर लंबी न्यूरॉन होती है, बहुत लंबी लंबी न्यूरॉन होती है, और इसी वजह से हम जल्दी कोई भी स्टिमुलाई आती है उसके प्रति जल्दी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कोई गर्म होती है चीज़, जल्दी से अपने हाथ को हटाते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी एक्टिव है। अगर एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो वो कभी भी क्या नहीं होते, रिकवर नहीं हो पाते, उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारी न्यूरॉन है बिल्कुल सेंसिटिव नर्व सेल होती है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की हमने देखी है कि न्यूरॉन्स होती हैं, तो इसीलिए इनकी लेंथ भी, साइज भी और शेप भी अलग होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी ये सेल्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ जो सेल होती हैं, हर एक टाइप जो सेल होती है बॉडी के अंदर अलग साइज की होती है, अलग शेप की होती है और एंड अलग फंक्शन करती है, ठीक है। जैसे आरबीसीज है, इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, हीमोग्लोबिन को बनाना, ठीक है। स्मूथ मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इसकी। और जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन क्या करवाती है, मैसेज को ट्रांसफर करता है ब्रेन तक या ब्रेन से बॉडी तक लेकर आती है, ठीक है। ये हमारी टाइप्स ऑफ सेल्स थी। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमारी बॉडी के अंदर आपको बता देती हूँ कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो सेल है बॉडी के अंदर वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म है, ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल पाई जाती है। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी है, लार्जेस्ट सेल वो है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच एग, ठीक है। यानी कि उसमें बोलते हैं इसको स्तुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये इस टाइप की इतनी बड़ी होती है, यानी कि इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है ये। तो सबसे जो लार्जेस्ट है वो है ओस्ट्रिच एग। और माइकोप्लाज्म होती है बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, वो माइकोप्लाज्म होती है, और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, वो होती है ओस्ट्रिच एग। तो ये थी हमारी सेल्स। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सी सेल से बने होते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म।
टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर। और एक होता है मल्टी सेलुलर। एक कौन सा होता है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है? यूनिसेलुलर में जैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर वो होती है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो होती है मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वो होती है अमीबा के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल से ये बनी होती है, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? वो है अमीबा। अमीबा के अंदर कौन सी सेल होती है? यूनिसेलुलर होती है। और मल्टी सेलुलर सेल्स है जो इसके अंदर क्या होती है? मोर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मोर सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी सेल कैसी होती है? एनिमल्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेल प्रेजेंट होती है। और प्लांट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर होती है मल्टी सेलुलर। यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, और जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर सेल बोला जाता है। मल्टी सेलुलर सेल वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, और जो यूनिसेलुलर होती है वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सेल है, सेल के डिविजन्स, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मीन्स क्या होता है? लेबर मीन्स होता है काम, और डिवीजन क्या होता है? बांटना। किसका काम बांटेंगे? यहाँ पे हम सेल का काम को बांटेंगे, ठीक है। इनके डिवीजन ऑफ सेल, जिस तरह से हम अपने घर के अंदर या कोई भी स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जब भी हम कोई भी पार्टी होती है, फंक्शन होता है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? सभी को अपना अपना एक रोल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, अपने अपने काम उसको बांट दिए जाते हैं, इनकी इसको ये करना होता है, इसको ये करना है, ठीक है। तो अलग अलग जो फंक्शन करने होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। तो इसी तरह से सेल है जो हमारी, इस सेल के अंदर भी क्या होता है? वर्कर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं, और इन वर्कर्स का अपना अलग अलग रोल रहता है, और ये अलग अलग अपना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या करती है? सेल अपनी एक पूरे स्ट्रक्चर को, अपने फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करती है। इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले जो सेल है इसमें हम पढ़ेंगे, सेल मीन्स मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं? सेल मीन्स होता है कमरा, ठीक है। तो ये सेल है, और इस कमरे की दीवार को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर, कमरे के अंदर कोई रहता भी है, ये नहीं है कि खाली है कमरा, ठीक है। इसके अंदर कौन रहते हैं? इसके अंदर इस कंपनी के, मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी की दीवार को क्या बोला गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। और इसके अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेलीज बोलेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑर्गेनेलीज। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेलीज, ठीक है। या इसको वर्कर्स भी हम बोल सकते हैं। यानी कि ये सेल के अंदर क्या करेंगे? अपना परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सारे कंपनी के क्या है? वर्कर्स हैं। किसको बोला गया है? ऑर्गेनेलीज को बोला गया है। और इसके अंदर कंपनी का एक हेड भी होता है, ठीक है, या फिर मैनेजर बोल सकते हैं। कंपनी के मैनेजर को क्या बोला जाता है? यानी कि यहाँ पर सेल के जो हेड है सेल का, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारी सेल है। सेल की वॉल को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनेलीज। और जो इसका कंपनी का हेड है, सेल का जो हेड है वो होता है न्यूक्लियस। तो ये हमारे 3 जो कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के। आज हम डिस्कस करेंगे 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस।
अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, क्या इसका रोल रहता है, ऑर्गेनेलीज क्या काम करते हैं और न्यूक्लियस क्या काम करती है। ऑर्गेनेलीज के अंदर जो ये बहुत सारे फंक्शन है, मैंने इनका अभी तक आपको स्पेसिफिक नेम नहीं बताया है कि कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से वर्कर्स हैं यहाँ पर। अगर अब हम एक एक वर्कर्स को अपना अपना इसका नाम देंगे कि कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइकोप्लाज्म होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पर, और क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है, जहाँ पर यानी कि इस कमरा है और कमरे के अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। तो इसी तरह से सेल के अंदर भी क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले अब हम इन 3 जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में, और देन हम ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि हमारे पास कितने बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। जो फर्स्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कैसी होती है, ये डबल बाइलेयर होती है, ठीक है, यानी कि 2 लेयर से मिलकर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि फर्स्ट लेयर ये है और सेकंड ये है, तो इसको कंप्लीट को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये क्या होती है, डबल लेयर होती है, बाइलेयर होती है, बाइलेयर मेम्ब्रेन। और इसके पास में क्या होते हैं, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड होता है उसकी बनी होती है। और जो इसका ये हेड है, 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। जो हेड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये सेल का फोबिक वाला के अंदर होता है कि वाटर हीटिंग होता है ये, ठीक है, वाटर के अंदर रहना पसंद नहीं करता, ठीक है, बाहर रहेगा ये वाटर से, ये होता है वाटर हीटिंग। हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं वाटर हीटिंग, और वाटर फिलिक होता है, ये है वाटर लविंग, ये होता है वाटर लविंग। यानी कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जो भी फ्लूइड है, उसके जो अंदर वाला पार्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और अंदर वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि ये पानी से बाहर रहेगा और ये पानी के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। और इसके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं इसके, यानी कि ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन होता है इसके अंदर, लिपिड्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखेंगे जो लिपिड्स है, लिपिड्स के अंदर भी क्या क्या चीज होती है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड होता है। और अब हम देखेंगे जो फास्फोलिपिड होता है ये क्या हर एक सेल के अंदर क्या यही कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक सेल के अंदर अलग अलग उसकी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इनकी एवरेज दी होती है, परसेंटेज होती है। जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है जैसे स्पेसिफिक है आरबीसीज के अंदर, जो हमारी आरबीसीज है उसके अंदर 40%, उसके अंदर क्या होता है 40% होती है
लिपिड होता है, प्रोटीन, सॉरी, जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है आरबीसीज के अंदर, वो 52% होता है, और जो लिपिड्स होता है वो 40% होता है। ठीक है, ये कॉमन किसके अंदर है, आरबीसीज के अंदर है, लेकिन हर एक सेल के अंदर इतनी ही परसेंटेज प्रोटीन और लिपिड की नहीं होती। ये मैंने सिर्फ आरबीसीज की बताई है कि प्रोटीन कितना होता है, 52% होता है, और लिपिड होता है 40% होता है। ये आरबीसीज की होती है। अब हम देखेंगे कि जो कैसी होती है, मैंने बताया कि ये बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये यूनिवर्सल होती है। ठीक है, यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जितनी भी सेल हैं बॉडी के अंदर, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है ये। जितनी भी बॉडी के अंदर सेल है, हर एक सेल के ऊपर प्रेजेंट मिलेगी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये सेल है, और इस सेल के ऊपर हर एक सेल में क्या मिलेगी आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, यानी कि सेल की ये दीवार मिलेगी। ये नहीं है कि प्लाज्मा एब्सेंट मिलेगी, लेकिन हर एक सेल वॉल होती है, उसके अंदर एब्सेंट हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, यूनिवर्सल बोला जाता है इसको, बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, और किस कंपोनेंट्स होते हैं इसके, प्रोटीन होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और लिपिड के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है। ठीक है, और ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि क्या करती है ये, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी है या किसी भी ओटी के अंदर क्या करे, किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें क्या करता है डॉक्टर, रिस्ट्रिक्ट कर देता है जो अननेसेसरी है, यानी कि जिसको अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जो भी विजिटर्स होते हैं, ये तो नहीं है कि सबको बुला के वो अंदर ओटी के अंदर बुला लेगा उनको। ठीक है, और ऐसे ही ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या करता है, जो भी उसके नीडेड, जो उसके स्टाफ होता है, नीडेड स्टाफ को ही रखता है वहाँ पे। ठीक है, और जो बाकी विजिटर्स होते हैं, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको बाहर रखते हैं। तो इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल के लिए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर देती है, सेल के अंदर जाने देती है, और जो भी अननेसेसरी चीज़ होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर रखती है। ठीक है, तो इसीलिए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्ट करती है कि कौन सा कंपोनेंट अंदर जाना चाहिए और कौन सा कंपोनेंट बाहर रहना चाहिए सेल से। तो ये क्या करती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको बोला जाता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये किस टाइप की होती है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से इसी के थ्रू क्या करते हैं, कंपोनेंट्स अंदर जाते हैं सेल के, और जो भी उसके लिए नीडेड है, जैसे ऑक्सीजन है, कोई भी न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, जो उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है सेल की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हेल्प करता है, सिलेक्ट करता है चीज़ों को। ठीक है, अब हम देखेंगे जो सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड भी है, और उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब हम डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक है, और एक होती है ओस्मोसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफ्यूज़न क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई concentration टू हाई concentration टू लो concentration। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दो कमरे हैं। ठीक है, इन दो कमरों के अंदर हमने क्या करते हैं, बहुत सारे, एक कमरे के अंदर बहुत सारे हमने लोगों को यहाँ पर रख दिया है, बिल्कुल भीड़ में। ठीक है, और एक कमरा है उसके अंदर हमने सिर्फ 2 से या फिर 3 लोग रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनके बीच में लगा दिया है एक गेट। ठीक है, अब हम जैसे ही इस गेट को खोलेंगे तो सबसे पहले किसके अंदर मूवमेंट होगी, जो कम है उस रूम की होगी, या फिर ज़्यादा लोग हैं उस रूम की होगी। इसके अंदर मूवमेंट कौन से करेंगे, जो बिल्कुल पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, इतनी बुरी तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, या फिर बंद कर रखे हैं इस कमरे के अंदर। तो जैसे ये गेट खुलेगा तो ये क्या करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, उनकी मूवमेंट होगी, यानी कि उनको धक्का लगेगा, गेट खोलते ही वो आगे की तरफ आएंगे, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो इसी तरह से डिफ्यूजन भी प्रोसेस होती है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या करवाती है, मूवमेंट कराती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो इसी तरह सब्सटेंस की वो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि जो भी ये भीड़ थी ये कहाँ पर आने की कोशिश करेगी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस। अब एक होती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट्स of water from high concentration to high concentration to low concentration। जैसे इसके अंदर भी 3 टाइप की होती है, ओस्मोसिस की 3 कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। जैसे ये एक सरफेस है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर पानी फील है, ठीक है, और बाहर क्या है, कम पानी फील है, भरा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही क्या करेगा ये पानी, इसमें यहाँ पर अगर हम कुछ भी लगा देते हैं, इसके अंदर होल बना देते हैं, ठीक है, मान लो ये टाइप है, गुब्बारा है, ठीक है, अगर इसके अंदर होल बना देते हैं तो जो ज़्यादा वाला पानी है ये कहाँ पर आएगा, बाहर निकलेगा, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है ये, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि बाहर की तरफ पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और अंदर है वो पानी कम है, तो यहाँ पर अगर होल बना देंगे तो इसमें मूवमेंट कैसी होगी वाटर की, यहाँ पर क्या करेगा, वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, पानी यहाँ पर भी इतना ही है और बाहर भी इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर पानी की मूवमेंट कैसे होगी, अगर यहाँ पे इसको खोल देते हैं तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही पानी क्या करेगा, अंदर आएगा, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है। अब इनको नाम दिया जाता है कि जैसे कोई भी, जैसे एक लीची है, उस लीची को हम एक बाउल के अंदर क्या कर देते हैं, भिगो कर रखते हैं रात को, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ओस्मोसिस की कौन सी कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। उसके अंदर होती है हाइपोटोनिक होती है। जो फर्स्ट कंडीशन है इसको बोलते हैं, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन गया है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और जो बाहर से अंदर की तरफ आया उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। और थर्ड कंडीशन, यानी कि जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना ही पानी अंदर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। ये इस तरह से क्या होती है, ओस्मोसिस के अंदर 3 कंडीशन अराइज होती है, यानी कि सेल क्या करती है, प्रॉपर इसी तरह से अपने जो फ्लूइड के अंदर जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखती है, किसके हेल्प से, डिफ्यूजन के हेल्प से और ओस्मोसिस के हेल्प से। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे प्रोसेस होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो कैसे मेंटेन करके रखता है अपने फ्लूइड को, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, ओस्मोसिस के अंदर हाइपरटोनिक होती है, हाइपोटोनिक होती है और आइसोटोनिक होती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। और डिफ्यूजन के अंदर भी इसके अंदर सब्सटेंस की होती है, यानी कि जितने ज़्यादा मैंने बताए थे कि जितने ज़्यादा के लोगों की भीड़ होगी वो कहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, जो सरफेस है, ठीक है, खाली है जो सरफेस, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर सब्सटेंस की बात होती है। तो ये हमारी 2 कंडीशंस थी। अब हम आगे देखेंगे हमारा जो न्यूक्लियस है। चलो सबसे पहले या फिर हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि जैसे ये सेल थी और इस सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है प्रेजेंट है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज ए जेली टाइप होता है फ्लूइड, ये इट इज ए fluid fill up in the cell, यानी कि सेल के अंदर
भरा हुआ होता है, जो भी फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटो मीन्स क्या होता है, इसके अंदर जो साइटो वर्ड है, साइटो मीन्स होती है सेल और प्लाज्म मीन्स होता है, प्लाज्म मीन्स क्या होता है, स्टफ होता है, ठीक है, स्टफ होता है। यानी कि स्टफ ऑफ सेल किसे बोला जाता है, साइटोप्लाज्म को बोला जाता है स्टफ ऑफ सेल। यानी कि जो भी मैंने कंडीशन बताई थी कि ओस्मोसिस के अंदर 3 कंडीशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। उसके अंदर क्या था, जो फर्स्ट कंडीशन थी हाइपरटोनिक, उसमें वाटर हाइपरटोनिक लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा वाटर था और यहाँ पर कम वाटर था और ये मूवमेंट कहाँ थी, बाहर की तरफ थी। तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाता है, स्टफ के अंदर, यानी कि जितना भी वाटर इसके अंदर फिलअप था वो बाहर निकलने के बाद सेल कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये क्या करती है, श्रिंकेज करवाती है सेल की, ठीक है, श्रिंक ऑफ सेल, सेल को श्रिंक बना देता है, ठीक है, सिकुड़ देता है इसको। तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। हाइपरटोनिक की कंडीशन ही होती है किसके अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जितना भी इसके अंदर वाटर भरा होता है अब वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक की वजह से सेल क्या हो जाती है, हमारी श्रिंक हो जाती है। तो ये होता है साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर एक वर्ड आता है साइटोप्लाज्म के साथ, आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, प्रोटो जो प्लाज्म होता है, हमने पढ़ा था कि जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म था और न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस इसका क्या बना रखा था हमने, हेड बना रखा था कंपनी का, ठीक है, और ये उसके वर्कर्स थे, अदर्स। जब साइटोप्लाज्म सिर्फ किसको कवर करेगा, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको बाहर निकाल के, हमारे जो मैनेजर है, मैनेजर साहब को बाहर निकाल के बाहर जो भी बचेगा उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, मैनेजर को भी साथ में ले लेते हैं हम, उसको बोला जाता है फिर पूरे को प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि जब वो कंपनी के हेड को भी साथ में ले लेता है, कुछ भी फंक्शन उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, तो उस पूरे को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या कर देता है, मैनेजर को बाहर ही निकाल देता है, तो इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है, ये टर्म है, सबसे पहले किसने दी थी हमें, ये टर्म दी थी सर J.E. पुरकिंजी ने, ठीक है, सर J.E. पुरकिंजी ने ये 1872 के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। यानी प्रोटो जो प्लाज्म, सॉरी ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसने बताया था, सर J.E. पुरकिंजी ने हमें सबसे पहले बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, ये सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उसको। लेकिन जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल है वो ये नहीं है कि हर एक के अंदर प्रेजेंट होगी। जो सेल वॉल है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई के अंदर होती है। और इनकी जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल क्या करती है, जैसे बारिश आती है और बारिश के अंदर हम तो क्या कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं ताकि हम सर्दी से बचने के लिए, ठीक है, हमें सर्दी ना लगे। लेकिन जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंजाई होती है, वो कहाँ पर जाएंगी, वो बाहर ही रहते हैं, बारिश के अंदर रहते हैं। तो बारिश के अंदर जैसे ही रहते हैं वो, तो इनकी प्लांट्स की जो सेल होती हैं, और सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल है, और सेल के अंदर जितना ज़्यादा पानी जाएगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने एक लीची का एग्जांपल आपको दिया था, जब भी हम लीची को रात भर उसके अंदर पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो उनका साइज़ है जो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, फंजाई की जो सेल्स होती हैं, सॉरी यहाँ पर बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया की जो सेल होती हैं, ठीक है, वो पूरा पानी के अंदर, मतलब कि बाहर बारिश में रहने से क्या हो जाता है, उनकी सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, सेल साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और सेल साइज इंक्रीज होने से बचाने के लिए ही क्या करते हैं, वहाँ पर उनके सेल वॉल होती है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पर एक और कवरिंग होती है और इसको बोला जाता है सेल वॉल्व, सेल वॉल्व। और ये सेल वॉल्व क्या बनाती है, उसको रिजिड बनाती है स्ट्रक्चर को, ताकि वो फटे ना, रिजिड स्ट्रक्चर,
रिजिड स्ट्रक्चर बना के रखती है, ठीक है। इसीलिए जो सेल वॉल होती है वो हर एक के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे हमारी ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि हम अपनी प्रोटेक्शन करना जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है वो बारिश के अंदर कहाँ जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, और प्लांट्स कहाँ पर जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। तो इसीलिए ताकि इनकी जो सेल है वो ज़्यादा, उनका साइज इंक्रीज होने की वजह से वो फटे ना, ठीक है। उन्हें फटने से बचाने के लिए इनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस होता है कि सेल वॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये सेल वॉल थी। अब हम देखेंगे जो प्लांट्स की जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है, और बैक्टीरिया की सेल कौन किस चीज़ की बनी होती है, और फंजाई की किस चीज़ की बनी होती है। प्लांट की सेल बनी होती है सेल्यूलोज की। हमारी जो प्लांट सेल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की ग्लाइकोन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकोन की बैक्टीरिया की बनी होती है, और फंजाई की बनी होती है काइटिन की। फंजाई की जो सेल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, सेल वॉल होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है, किसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सेकेंड जो है हमारा बेसिक कंपोनेंट, फर्स्ट हमने किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया मैंने आपको। और अब हम थर्ड पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसका क्या रोल रहता है सेल के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है न्यूक्लियस, ठीक है। हमने जो हमारे फर्स्ट थे कंपोनेंट्स उनके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, और थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, जो सेल के अंदर हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज होती है न्यूक्लियस, इसी तरह से ये न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोटीन्स होते हैं ये इस टाइप से, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, डीएनए प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर भी जैसे सेल के पास में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, इसी तरह से न्यूक्लियस के पास भी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी कि इसकी भी लेयर कैसी होती है, डबल लेयर का ये बना होता है। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, जिस तरह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो भी इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड होता है इसके अंदर भी, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या रोल रहता है। न्यूक्लियस को बोला जाता है लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज। लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज होती है ये हमारी सेल की, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल लेयर से बना होता है, यानी कि बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है इसके पास। बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस क्या होता है, जिस तरह से मैंने बताया था कि जैसे कंपनी का हेड में हमने कौन बनाया था, न्यूक्लियस को बनाया था। तो जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंट्रोलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंट्रोलर। यानी कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए क्या होता है, इसके अंदर डीएनए हमारी जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं वो किसके पास होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके पास होती हैं। तो ये क्या कंटेन करके रखता है, न्यूक्लियस कंटेन द डीएनए। और डीएनए में भी क्या होते हैं, और क्या होती है इसके अंदर, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम, क्रोमोटीन्स एंड जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा डीएनए होता है इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्रोमोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डीएनए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोटीन्स हैं, जो ये क्रोमोटीन्स हैं, ठीक है, इस टाइप से, यानी कि एक धागे की तरह ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्या है, इसको मान लेते हैं हम, क्या है, ये क्रोमोटीन होता है। और ये क्रोमोटीन किस तरह से प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन होता है डीएनए के अंदर, और उस प्रोटीन को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। जैसे ये हमारा क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या हमारे क्रोमोटीन है। तो इस प्रोटीन के ऊपर इनकी लेयर कैसे बनी होती है, इतने लेंथी हो जाते हैं, तो इसीलिए इनका क्या होगा, इन्हें अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी स्पेस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से क्या होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए न्यूक्लियस के अंदर। तो इसीलिए ये हर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और इन प्रोटीन को हिस्टोन बोला जाता है, और इनके ऊपर इस तरह से इनकी कवरिंग होती है, ठीक है। तो बहुत सारे जब हिस्टोन्स के प्रोटीन के ऊपर क्रोमोटीन की लेयर जो बन जाती है बहुत सारी, तो उन क्रोमोटीन्स को क्या बोला जाता है, फिर बहुत सारा ग्रुप क्रोमोटीन्स का क्रोमोजोम्स बनाता है। जैसे यहाँ पे ये क्या हमारा प्रोटीन है, ठीक है, ये ऐसे प्रोटीन है, और इसके ऊपर क्रोमोटीन्स की लेयर बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से इनकी लेयर्स बनी होती है, यानी कि कोलोइड शेप ये ले लेते हैं अपनी, ठीक है, एक स्प्रिंग के टाइप की हो जाती है। इस प्रोटीन को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या होते हैं, क्रोमोटीन होते हैं, क्रोमोटीन। जैसे जब भी ये क्रोमोटीन्स का ग्रुप क्या बना लेता है, एक अलग स्ट्रक्चर बना लेता है। मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे साफ कर देती हूँ, सॉरी। तो ये कैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं इनका, इस तरह से स्प्रिंग टाइप इनका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और इसी ग्रुप ऑफ क्रोमोटीन को क्या बोला जाता है, क्रोमोजोम्स बोला जाता है, क्रोमोजोम्स, ठीक है। ये क्रोमोजोम्स होते हैं, और टोटल क्रोमोजोम्स बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। टोटल जो क्रोमोजोम्स हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर में पूछे तो 23 पेयर्स होती हैं इनकी, ठीक है, 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होती हैं, 22 वो कैसे होती हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, यानी कि एक टाइप के होते हैं वो सारे, ठीक है, उनको बोला जाता है ऑटोजोम्स। और जो लास्ट का एक बचता है, ठीक है, 1 जो पेयर है उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोजोम। और ये सेक्स क्रोमोजोम क्या करता है, जो हमारे जेंडर को डिफाइन करता है, ठीक है। जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोजोम बोला जाता है, और जो लास्ट का 1 पेयर होता है वो क्या करता है, ये सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है इसको। और ये जेंडर को क्या करता है, डिफाइन करता है, जेंडर डिफाइन। जेंडर को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, इस तरह से वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। और डीएनए किसको ऑर्डर देता है, डीएनए होता है जो हमारे जीन होते हैं, ठीक है, उन जीन्स को इन्फॉर्मेशन देता है, और जीन्स फिर क्या कर देते हैं, अपना जो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनकी बहुत सारी जब क्रोमोटीन्स का ग्रुप बन जाता है, वो इस तरह से इनका स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, और उनको बोला जाता है क्रोमोजोम्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनलीज होती है, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन होती है, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, जैसे लीवर होता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनलीज है वो होती है न्यूक्लियस। और इसकी भी लेयर कैसी होती है, डबल लेयर का बना होता है। किसकी कवरिंग होती है, इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, और इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और हमने देखा है कि टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, और 23 पेयर्स होते हैं। उनमें से 22 पेयर्स कैसे होते हैं, ऑटोजोम होते हैं, यानी कि उनका टाइप एक टाइप के होते हैं वो। और जो लास्ट का एक होता है उसमें क्या होते हैं, वो सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है, जो जेंडर को डिफाइन करते हैं। ये था हमारा न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे जो न्यूक्लियस है, जिस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे हमने पीछे बताया था आपको।
तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो हर एक न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो उनको टू कंडीशंस अराइज होती है, टू टर्म यूज की जाती है उनके लिए। एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक टू कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिन भी ऑर्गेनिजम्स को के अंदर, उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक होती है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जिसके पास एब्सेंट होती है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो अगर प्रेजेंट नहीं होती तो उनके कुछ स्ट्रक्चर में भी चेंजेज आते हैं। ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज, और इसके पास में क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मोर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की कौन सी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एंड फंजाई होती है। तो ये कौन से टाइप के होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स हैं जो यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर साइज इनका स्मॉल हो जाता है, स्मॉल साइज, और सिंगल क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम। और इसके अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे हमारे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया किसके अंदर काउंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं। ठीक है। और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाई है, ब्लू ग्रीन एल्गाइज होती हैं। तो ये थी हमारी दो तरह की टर्म्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होती है और किसके अंदर एब्सेंट होती है, तो उसको बोला जाता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है, और प्रोकैरियोटिक बोला जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक के अंदर जो साइज हो जाता है इसका लार्ज हो जाता है, और क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई की जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में क्या होता है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर स्मॉल साइज हो जाता है, सिंगल क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गाइज होती है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। तो ये थे हमारा न्यूक्लियस। आई होप आपको जो तीनों हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं सेल के, आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम जो बाकी बस्ती है हमारी ऑर्गेनेलीज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। जैसे ये सेल है और ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है राइबोसोम। ठीक है। फोर्थ जो हमारी ऑर्गेनेलीज है वो आती है राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या होती है, यानी कि छोटे छोटे यानी कि टीनी ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स एंड आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम को क्या बोला जाता है, हमारी सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री इसे बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। जितना भी प्रोटीन सेल के अंदर बनता है वो कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो इसीलिए
राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। यानी प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। और इसको यानी कि टीनी छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि टीनी ग्रैनुअल्स, टीनी ग्रैनुअल्स कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास होता है DNA, लेकिन राइबोसोम के पास होता है RNA प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। राइबोसोम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है और इसके अंदर RNA और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और जो नेक्स्ट है, फिफ्थ है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी 2 टाइप का होता है, यानी कि एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक के पास क्या होता है? कोई भी राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो ये वाला है इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होते हैं? जो राइबोसोम्स है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ को बोला जाता है, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं राइबोसोम एब्सेंट। ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है? इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक पर राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ के पास में क्या होता है? एब्सेंट होते हैं, यानी कि कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोला जाता है और इसको स्मूथ बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन बनाने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करता है? पैकेज करने का काम करता है। यानी कि जिस तरह से हम, जैसे कोई कंपनी है वो क्या बनाती है? कोई भी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो प्रोडक्ट बनाना यानी कि प्रोडक्ट बनाया है, इसी तरह से राइबोसोम ने क्या किया है? प्रोटीन को बनाया है, ठीक है। एक टाइप से प्रोटीन को प्रोडक्ट मान लेते हैं, यानी कि प्रोटीन को बना दिया किसने? राइबोसोम ने बना दिया। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगी? उसकी पैकेजिंग होगी, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद क्या होती है? उस पर उसका
यानी कि जो भी कंपनी का लोगो होता है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, थप्पा होता है जो भी, वो लगा देते हैं, तो उसका फंक्शन अलग होता है। तो पैकिंग का काम किसका होता है, यानी कि प्रोटीन को कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक करने का काम करता है, ठीक है। बनाया किसने है, राइबोसोम ने बनाया है प्रोटीन, पैक कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ठीक है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे। इसका फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को पैक करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट होता है, उसको बनाने के बाद उसको अच्छे से उसकी पैकिंग की जाती है, तो उसी तरह से प्रोटीन बनने के बाद राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया है उसकी पैकिंग कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। और क्या बनाता है, और साथ में ये लिपिड्स एंड स्टेरॉइड, ठीक है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। बस एंडोप्लाज्म में बस हम इतना ही करेंगे कि एंडोप्लाज्म में क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ होते हैं और रफ होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर राइबोसोम होता है, प्रेजेंट होता है, वो रफ होता है, और जिसके पास में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं वो स्मूथ होते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को पैक करने का काम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन को पैक करने के बाद उस पर जो भी थप्पा लगाया जाएगा, ठीक है, उस कंपनी का जैसे कोई भी प्रोडक्ट था उस पर उसका लोगो लगाया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो अब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, ठीक है, उस पर लोगो लगाने का काम किसका होता है, अब हम वो पढ़ेंगे, लाइजोसोम्स। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। लाइजोसोम क्या करते हैं, हमारी सेल के अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी प्रोटीन की जरूरत होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन करेगा, लाइजोसोम करेगा। और डिस्पैच यानी कि ये बताएगा, यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो इसी तरह से ये बताएगा कि प्रोटीन है ये, ठीक है, हमारी सेल को, ताकि सेल इसको क्या ना समझे, कोई भी एंटीजन या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ना समझे, तो इसीलिए इसको डिस्पैच किया जाएगा। एंड स्टोरेज भी करके रखता है ये प्रोटीन का, ठीक है। तो ये लाइजोसोम का फंक्शन होता है। और लाइजोसोम क्या करता है, साथ में कोई भी जब फॉर्गेन, यानी कि जो भी हम खाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, यानी प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ molecules into smaller pieces, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, मॉलिक्यूल्स को राइजोसोम करता है, ताकि क्या कर सके, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको सेल के अंदर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेल के अंदर जाने दे, ठीक है, ताकि जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें जाने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए लाइजोसोम क्या कर देता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है। और कोई भी जब फॉर्गेन मटेरियल है, फॉर्गेन मटेरियल को क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, फॉर्गेन मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। लाइजोसोम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल आता है, फॉर्गेन एंटीजन आता है, कुछ भी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करने का काम करता है, एनगल्फ कर लेता है, ठीक है, उसको किल करने का काम करता है, या फिर उसको खा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइजोसोम का एक और नेम होता है, ये फॉर्गेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल
सेल का सुसाइडल बैग बोला जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, हर एक जो भी फॉर्गेन पार्टिकल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको निगलने का काम करता है, खा जाता है। ये है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, जैसे ही हमने पढ़ा था कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्पैच करने का काम करता है, स्टोरेज प्रोटीन को करके रखता है ये, और ये ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे मोलिक्यूल्स को, ताकि जो भी सेल को नीडेड जो मोलिक्यूल्स अंदर जाने होते हैं उनको क्या कर सके, अच्छे से एक रास्ता प्रोवाइड कर सके, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फॉर्गेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये हमारा लाइजोसोम है। अब हम देखेंगे लाइजोसोम्स के बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑर्गेनेलिज रहती है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से ये प्रेजेंट होता है हमारी सेल के अंदर, ठीक है, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये 7th न्यू ऑर्गेनेलिज हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है न्यूक्लियस के बाद हमारी सेल का सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज। न्यूक्लियस के बाद इसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये बड़ा होता है, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि भी जितनी भी सेल को एनर्जी की नीड होती है वो सारी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, ताकि सेल अपना प्रॉपर वर्क कर सके। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कहाँ से बनाता है, जब भी बॉडी को क्या मिलेगी, सेल को ऑक्सीजन मिलेगा और फूड मिलेगा, ठीक है, फूड और ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या करेगा, उसको एटीपी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा और एटीपी की फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। यानी कि जब भी हम फूड को लेते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है फूड की, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, ठीक है, यानी कि जब भी हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन जब स्टार्ट होता है और फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी की फॉर्म के एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है, ठीक है, एटीपी फॉर्म के अंदर क्या देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट हमारी ऑर्गेनेलिज होती है। आई होप आपको अच्छे से हर एक सेल की ऑर्गेनेलिज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमारी ये जो सारी हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, और किस चीज़ के बारे में पढ़ा हमने, ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल डिवीज़न होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है, किस टाइप की होती है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, और किस तरह से सेल एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।